शीरीं फरहाद की मशहूर दास्तान मोहब्बत ने असल में जन्म कहाँ लिया था? क्या ये ईरान की दास्तान है या पाकिस्तान के किसी इलाके में शीरीं फरहाद का जन्म हुआ था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में हिजरत के छठे साल मदीना मुनव्वरा से आस पास के बहुत से मुल्कों को इस्लाम की दावत देने के लिए खतूत अरसाल किए। उनमें ईरान का उस वक्त का बादशाह खुसरो परवेज़ बिन हुर्मुज़ भी शामिल था। कहते हैं कि उनके पास जो ख़त लेकर सहाबी तशरीफ़ ले गए उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़ज़ाफ़ा बिन कैसुल सहमी। वो जब दरबार में पहुँचे तो खुसरो परवेज़ को बहुत गुस्सा आया वो ख़त देखकर, इसलिए कि वो ख़त कुछ यूँ शुरू होता था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं उसकी तरफ से किसरा वाली ये ईरान के नाम। इस्लामी तारीख़ में खुसरो परवेज़ को किसरा के नाम से पुकारा जाता है। तो वो आग बबूला हो गया। उसने जो है वो न सिर्फ गुस्से का इजहार किया और ये कहा कि ये कौन शख्स है जिसने ये जुर्रत की है कि अपना नाम मेरे नाम से पहले लिखा है। उसने ख़त सुना और उसके बाद वो ख़त लिया और 2 टुकड़े कर दिया। वो ख़त यानी टुकड़े टुकड़े कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला को इस बात का बहुत दुख हुआ। वो वापस मदीना मुनव्वरा पहुँचे और उन्होंने आक़ाए नामदार को सारी सूरत हाल बताई और कहा कि उसने न सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि आपके ख़त के 2 टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि आका जी ने उसके हक़ में ये बद्दुआ की कि खुदा करे वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएँ। अच्छा, खुसरो परवेज़ ने सिर्फ इसी पर बस नहीं की बल्कि बाज़ान नामी एक शख्स यमन में उसका गवर्नर हुआ करता था। उसने बाज़ान की ज़िम्मेदारी लगाई कि अपने कुछ लोगों को मदीना मुनव्वरा भेजो और उस शख्स को गिरफ़्तार करके मेरे हुज़ूर पेश करो जिसने ये जुर्रत की है कि वो मेरा ग़ुलाम होकर मुझे ख़त लिखे और मेरे नाम से पहले अपना नाम उस ख़त में दर्ज करे। कहा जाता है कि यमन के गवर्नर ने अपने 2 ताकतवर आदमी, जिनमें से एक का नाम कहरमान और दूसरे का बाबोया बताया जाता है, इन्हें दरबार रिसालत में भेजा। मुस्तनद तवारीख़ में ये भी दर्ज है कि जब ये दोनों अफराद दरबार रिसालत में पहुँचे और आका जी के सामने इन्हें पेश किया गया तो ये खौफ से थर थर काँप रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने गवर्नर और अपने बादशाह का पैगाम आपके हुज़ूर पेश किया तो आपने उन्हें कहा कि रुको, मैं जो है वो इसका जवाब तुम्हें कल दूंगा। बाज़ान ने ये पेशकश भी की थी कि अगर आप बरज़ाओ रग़बत यानी आका जी को ये पेशकश की थी कि अगर आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से बरज़ाओ रग़बत खुसरो परवेज़ के दरबार में पेश हो जाते हैं तो मैं न सिर्फ आपकी सिफारिश करूँगा बल्कि बादशाह से दरख्वास्त करूँगा कि आपकी जान बख्शी भी कर दी जाए। अगले दिन वो दोनों दोबारा जो है वो आका जी की खिदमत में हाज़िर हुए तो आका जी ने फरमाया, उन्हें बताया कि जो गुज़री रात है इसकी 7वीं घड़ी में अल्लाह ताला ने तुम्हारे रब को या तुम्हारे आका को इस जहान फ़ानी से रुखसत कर दिया है। हुआ ये था कि उसके घर में बगावत फूट पड़ी, उसका बेटा शेरविया उसने बगावत कर दी और उसने मंगल 10 जमादियुस्सानी 7 हिजरी बमुताबिक 628 ईस्वी को अपने बाप यानी खुसरो परवेज़ को कत्ल कर दिया और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। वो दोनों जो कहरमान और बाबोया थे ये वापस पहुँचे और यमन के गवर्नर को जो है वो ये सारी सूरत हाल बताई। उस ज़माने में ज़राए मवासलात इतने जदीद नहीं थे, ख़ुद उसे भी पता नहीं था बाज़ान को, लेकिन बाद में बाज़ान को चंद रोज़ बाद इत्तला मिली कि बैन ही उसी तारीख़ को खुसरो परवेज़ को कत्ल कर दिया गया जो तारीख़ आका जी ने बताई थी। खुसरो परवेज़ कई हवालों से तारीख़ में मशहूर है। एक तो ये कि वो सबसे पहला बादशाह था जिसे अरबों ने शिकस्त दी और दूसरी वजह शोहरत उसकी थी शीरीं से वो बेपनाह मोहब्बत करता था। ये वही शीरीं है जिसका नाम एक
पेशागर या एक मुजस्समा साज हैं फरहाद, उसके साथ जुड़ा जाता है। यानी शीरी फरहाद का रोमानवी क़िस्सा उसी तरह फ़ारसी अदब का हिस्सा है या फ़ारसी लोक दास्तानों का हिस्सा है। जिस तरह हमारे यहाँ सोनी महिवाल, हीर रांझा, ससी पुन्नू, नूरी जाम तमाची हैं। वैसे तो शीरी फरहाद की लोक दास्तान ईरान से मंसूब है, लेकिन मुकामी रिवायात के मुताबिक इसने चकवाल के इलाके में जन्म लिया। इस्लामाबाद से 93 किलोमीटर दूर M2 पर एक इंटरचेंज है, नीला दुल्ला इंटरचेंज के नाम से। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर बाद एक गांव नीला वाक़ है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो यहाँ के लोग सदियों से मतलब बयान करते चले आ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ये कहानी ईरान से नहीं बल्कि दरिया सवा के किनारे आबाद इस गांव से ताल्लुक़ रखती है। गांव का हर बुज़ुर्ग न सिर्फ इस दास्तान को बयान करता है बल्कि वो कहता है कि उनके आबा अजदाद से ये दास्तान इसी तरह सीना बसीना चली आ रही है। इस दास्तान को चकवाल के मारूफ मवर्रिख अनवर बेग आवान ने अपनी किताब धनी अदब व सक़ाफ़त में भी लिखा है। बक़ौल उनके शीरी फरहाद की दास्तान का ताल्लुक़ अगरचे ईरान से बयान किया जाता है, यानी वो ख़ुद भी इसको तस्लीम करते हैं, जहाँ पर कसरे शीरी और फरहाद की खोदी हुई नहर के आसार बयान किए जाते हैं। लेकिन बाज़ मुहक़्क़ीन ऐसे भी हैं जो इसे ईरान के बजाय मकरान और मतलब ये बलूचिस्तान का इलाका मकरान से जो है वो मिलाते हैं, और फिर चकवाल जिसे अहद कदीम में धनी भी कहा जाता था उससे मंसूब करते हैं। अच्छा, अब धनी जो है वो ये इस इलाके का एक सकाफ़ती नाम है। बनहार, झंगड़, अपना कहून और धनी, ये इसके चकवाल के मुख्तलिफ़ इलाके हैं। कहून में कलर कहार आता है, झंगड़ में चुआसातनशाह का इलाका है, और चकवाल के इलाके को धनी कहा जाता है। एक ज़माने में धनी का ये इलाका ईरानी बादशाह दारा अव्वल, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने जेहलम भी आबाद किया था, उसका जो अहद सल्तनत था वो 6वीं क़ब्ल मसीह सदी यानी 518 क़ब्ल मसीह के लगभग था। और ये इलाका जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये उसी सल्तनत का हिस्सा था। कहते हैं कि ये वादी सिंध ये में शामिल था, और ये ईरान का 20वां सूबा हुआ करती थी उस दौर में। लेकिन इस दास्तान में यानी शीरी फरहाद की जो मुकामी दास्तान है उसमें ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ की जगह राजा नील वाई का ज़िक्र है, जिसका महल एक टीले पर वाक़ है और वाक़ था, और शीरी इसी बादशाह की बेटी थी। इस दास्तान में कोहे बस्तून के बजाय, कोहे बस्तून वो पहाड़ है जिसे जो है वो फरहाद ने काट कर नहर निकालने की कोशिश की थी। कोहे बस्तून के बजाय पोठोहार की पहाड़ियाँ हैं, और मोहल्ले वकू और उनके बजाय स्वां का किनारा है, यानी दरिया स्वां का किनारा है। कहते हैं कि किसी ज़माने में इसी गांव नीला में नील नाम का एक राजा हुकूमत करता था। उसने दरिया स्वां के किनारे एक टीले पर अपना महल तामीर कराया, जिसके आसार आज भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ थाने की एक पुरानी इमारत है, थाना तो यहाँ से शिफ्ट हो गया, अब वो दुल्हा जा चुका, कहलाता वो थाना नीला ही है, और लेकिन इमारत उसकी मौजूद है। और रेस्ट हाउस की इमारतें हैं, मतलब थाने की इमारत पुरानी और रेस्ट हाउस की इमारतें ये उस टीले पर मौजूद हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कभी यहाँ राजा नील का महल हुआ करता था। इस महल की तामीर फरहाद नामी एक तरखान उसकी निगरानी में हुई थी। जब महल बन गया तो बादशाह उसकी खूबसूरती से इतना मुतासिर हुआ कि उसने तरखान को कहा कि वो जो मांगेगा उसे अता किया जाएगा। जो गाँव के लोग हैं वो बताते हैं कि मामार ने कहा कि जान की अमान पाऊँ तो मैं अर्ज़ करूँ। राजा ने कहा मांगो जो भी मांगना है। मामार ने कहा मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। बादशाह ये सुनकर सटपटा गया, लेकिन क्या करता, ज़ाहिर भरे दरबार में उसने वादा किया था, लेकिन अंदर से ये बात बादशाह को खून की तरह खाने लगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ शहजादी और कहाँ तरखान। मुसाहिबीन ने बादशाह को मशवरा दिया कि आप वादे से मुकर जाएं, मगर शाही गैरत ने ये गवारा नहीं किया। मुशीरों ने बादशाह को ये राय दी कि आप इस रिश्ते को कड़ी शराइत से मशरूत कर दें। बादशाह इस पर राज़ी हो गया और फरहाद को कहला भेजा कि हम दुल्हन को हिरनियों के 9 मन दूध में नहलाना चाहते हैं। अगर तुम 9 मन दूध इकट्ठा कर लो हिरनियों का तो शहजादी तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। अच्छा, फरहाद को समझ में नहीं आया कि भाई शर्त कैसे पूरी करे, इसलिए कि हिरनियाँ जो है वो जंगल में कहाँ तलाश करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क अंधा होता है,
तो लिहाजा वो इश्क एतक़ाद के साथ उसे यकीन था, पता नहीं क्यों, कि वो ये कर लेगा। वो जंगलों में चला गया और लगा जो है वो इबादत करने, ज्ञान ध्यान करने। रिवायतों में लिखा हुआ है कि बिलाखिर रहमत खुदाबंदी का नज़ूल हुआ और ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर होकर फ़रहाद को एक बांसुरी दी और कहा कि इससे बजाओ, हिरनियाँ ख़ुद तुम्हारे पास इकट्ठी हो जाएंगी और तुम्हें जितना दूध हो दरकार होगा मिल जाएगा। फ़रहाद ने बांसुरी बजानी शुरू की तो चंद लम्हों में ही हिरनियों के रेवड़ उसके गिर्द जमा हो गए। उसने राजा को पैगाम भेजा कि मैंने हिरनियाँ इकट्ठी कर ली हैं, आप अपने कारिंदे भेजें और दूध निकाल लें ताकि शहज़ादी को उसे गुस्ल दिया जा सके। अच्छा, बादशाह के कारिंदे जब वहाँ पहुँचे तो हैरान हुए। फ़रहाद तो अकेला बैठा हुआ था, उसके पास कोई हिरनी नहीं थी। पहले वो ये समझे कि शायद इसने झूठ बोला है, लेकिन उसके हाथ में एक बांसुरी थी। उसने बांसुरी बजानी शुरू की और हज़ारों की तादाद में हिरनियाँ जमा हो गईं। कहते हैं कि ये मकाम आज भी नीला के करीब है और इसे हरनिया वाला नामी गाँव के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बादशाह ये सुनकर मज़ीद मुतफ़िक्र हुआ और बीमार पड़ गया। मुशीरों ने एक और तदबीर जो है वो बादशाह को बताई कि क्यों ना फ़रहाद को कहा जाए कि शहज़ादी ने ये शर्त रखी है कि ये शादी तब होगी जब तुम एक नहर खोदकर इससे महल के नीचे से गुजारोगे। फ़रहाद ने ये शर्त भी कबूल कर ली और पहाड़ों की तरफ अपना तेशा लेकर चल पड़ा। लेकिन कहाँ तेशा और कहाँ पहाड़। ज़ाहिर है पहाड़ खोदने के लिए तेशा तो किसी काम का नहीं था। यहाँ भी यही कहा जाता है कि ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम उसकी मदद को आए और फ़रहाद से कहा कि ये छड़ी ले और चलते जाओ, मतलब ये छड़ी लो और चलते जाओ, दरिया तुम्हारे पीछे खुद ब खुद चलता आएगा। फ़रहाद बहुत खुश हुआ और वो छड़ी लेकर दरिया से अपनी महबूबा के महल की जानिब चल पड़ा। जब वो थक कर सो गया तो पानी यहाँ चक्कर काटने लगा। बादशाह को खबर मिल गई कि फ़रहाद दरिया को लेकर आ रहा है। बादशाह बहुत परेशान हुआ और उसने अपने मुशीरों को बहुत डांटा कि तुम मुझे रुस्वा करवाते हो। मुशीरों ने कहा कि आप हमें एक मौका और दे दें, हम फ़रहाद से आपकी जान छुड़वा देते हैं। उन्होंने मशहूर कर दिया कि शहज़ादी मर गई और उसकी मौत पर जो है वो खैरात की जा रही है। एक ख़ातून को उन्होंने समझाकर बहुत सा खाना देकर फ़रहाद के पास भेज दिया कि उसे खाना पहुँचाओ और ख़बर दो कि शहज़ादी का इंतकाल हो गया है। फ़रहाद को जब ये खबर मिली तो उसके दिल पर ऐसी चोट लगी कि उसकी रूह वहीं परवास कर गई। कहते हैं कि ख़ातून खुश होकर फ़ौरन दरबार पहुंची ताकि इनाम व इकराम हासिल कर सके, लेकिन इसी दौरान जो महल था और उसमें हाहाकार मच गई कि सैलाब आ गया है। बादशाह के अहले खाना भी महल की छत पर चढ़कर पानी का नज़ारा करने लगे। पानी महल के गिर्द चक्कर काटने लगा। उसमें एक लाश भी तैर रही थी। उसी खातून ने बताया कि ये लाश फ़रहाद की है। ये सुनना था कि शहज़ादी ने भी महल से पानी में छलांग लगा दी। शहज़ादी को बचाने के लिए लोग भी दरिया में कूद पड़े, लेकिन दोनों लाशें एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई थीं जैसे एक दूसरे से गले मिल रही हों। लोगों ने दोनों लाशें निकालकर उन्हें दरियाए सुआं और नाला पन्हारन के संगम पर एक बुलंद टीले पर दफन कर दिया। मैं इस वक्त उसी टीले पर मौजूद हूँ और ये जो दोनों कब्रें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उसी टीले पर हैं। ये कब्रें ज़ाहिर है अभी यहाँ मौजूद है। इस वाक़े को इलाके के शायरों ने भी अपने कलाम का हिस्सा बनाया है। कहानी में ये जिक्र है कि दरिया जो है वो उस महल के गिर्द चक्कर काटता रहा और ये जो मेरे दाएं बाएं आपको टीले नज़र आ रहे हैं, दरिया अब भी इनके गिर्द चक्कर काट रहा है। लेकिन जो मतलब हमने इस हवाले से कुछ लोगों से रब्ता भी किया, वो ये कहते हैं कि मतलब ये कहना कि शीरीं फ़रहाद की कहानी ने चकवाल में जन्म दिया शायद तारीख़ी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन लोक कहानियों के पीछे कोई ना कोई सदाकत ज़रूर होती है। चकवाल की तारीख़ चूँकि हज़ारों साल पुरानी है, इसलिए यहाँ से मुख्तलिफ़ लोक दास्तानें मंसूब हैं और मुमकिन है कि ये भी उनमें से एक हो। तो ये भी कहा जाता है कि मुमकिन है कि दो मतलब लोग आपस में मोहब्बत करते हों और उनके वाक़यात शीरीं फ़रहाद से किसी कदर मिलते जुलते हों, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ लोगों ने ख़ुद उसे शीरीं फ़रहाद का नाम दे दिया हो। कुछ और लोग जिन्होंने लोक दास्तानों पर तहक़ीक़ की है, पाकिस्तान की लोक दास्तानों पर, उनका हतमी तौर पर यह कहना है कि शीरीं फ़रहाद से इस लोक दास्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं और तारीख़ी तौर पर इसके शवाहिद मौजूद हैं कि ये जो है अपना ईरान से ताल्लुक़ रखती है। उनका ये भी कहना है कि चकवाल की तारीख़ में बहुत सी चीज़ें घड़ी गई हैं। सीना बसीना चलने वाले गज़ट को तारीख़ हरगिज़ करार नहीं दिया जा सकता। शीरीं ईरान की मलिका थी। यहाँ जिस शीरीं की कब्र मौजूद है, अगर वो शहज़ादी होती तो उसका मकबरा होता
जो सलामत ना भी होता तो उसके कुछ आसार ज़रूर मिलते। इसलिए इस बुनियाद पर भी जो लोग कहते हैं कि ये दास्तान गलत है। शीरीं फरहाद के हवाले से जो मुस्तनद रवायात मौजूद हैं उनके मुताबिक इसका ज़िक्र सबसे पहले एक फ़ारसी के मशहूर शायर निज़ामी गंजवी उन्होंने अपनी मुस्नवी में किया। लेकिन जो है वो कहते हैं ये है कि निज़ामी गंजवी से पहले फ़िरदौसी भी इस बारे में जो है वो लिख चुके थे। लेकिन फ़िरदौसी की कहानी में और निज़ामी गंजवी की कहानी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि निज़ामी गंजवी ने तो इसका बहुत तफसील से ज़िक्र किया है, लेकिन फ़िरदौसी ने इसे खुसरो और शीरीं की मोहब्बत करार दिया है, क्योंकि ये बात भी तारीख़ का हिस्सा है कि शीरीं दरअसल मोहब्बत करती थी अपना खुसरो से, और इन दोनों की दास्तान मोहब्बत बहुत मशहूर थी। कहा यह जाता है कि फरहाद एक मुजस्समा साज था, यानी ये वो वर्जन है जो फ़ारसी शायर बयान करते हैं। जो पाकिस्तान में आमतौर पर कहानियाँ बयान की जाती हैं शीरीं फरहाद के हवाले से, उनमें ये कहा जाता है कि फ़रहाद को नहर निकालने के लिए कहा गया था या दरिया काटने के लिए कहा गया था। लेकिन फ़ारसी अदब में जो निज़ामी गंजवी और फ़िरदौसी हैं वो ये कहते हैं कि फ़रहाद जो है वो एक संग तराश था और शीरीं की मोहब्बत में जो है वो गिरफ़्तार था, जो आर्मीनिया की शहज़ादी थी और खुसरो परवेज़ की महबूबा थी, जो उस वक्त बादशाह था यानी ईरान का, और शीरीं की उससे उस वक्त शादी नहीं हुई थी। खुसरो ने जब ये सुना कि जी फ़रहाद शीरीं से मोहब्बत करता है तो उसने उसे पहाड़ों में सीढ़ियाँ खोदने के लिए कहा था, यानी पहाड़ की चोटी तक सीढ़ियाँ खोदने के लिए कहा था कि तुम सीढ़ियाँ खोदो तो मैं जो है वो शीरीं तुम्हें दे दूँगा। फ़रहाद ने कहते हैं कि सीढ़ियाँ जो है वो खोद ली पहाड़ की चोटी तक, और उसके बाद वो खुसरो के पास पहुँचा कि मैंने तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया, अब शीरीं मुझे दे दो। लेकिन खुसरो ज़ाहिर है अपनी महबूबा को किसी और के हवाले कैसे कर सकता था, उसे और तो कुछ नहीं सूझा। उसने ये मशहूर कर दिया और बाकायदा एक पैगाम्बर भेजा फ़रहाद के पास कि शीरीं मर गई है। जब फ़रहाद ने सुना तो जो उसके हाथ में तेशा था, कहते हैं कि वो उसने सर में मारा और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। यानी फ़रहाद तेशा जो है वो सर में मार कर मर गया, और दूसरी तरफ उसने जो है वो शीरीं को बताया कि फ़रहाद जो है वो पहाड़ से गिरकर मर गया है। तो कहते हैं कि शीरीं ने महल के ऊपर चढ़ी और जो सबसे ऊंची जगह थी वहाँ से उसने नीचे छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। शीरीं फरहाद की रोमानवी दास्तान के कई पहलू बयान किए जाते हैं, कई इलाके इससे मंसूब किए जाते हैं और इस कहानी की कई किस्में हैं। एक और रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि शीरीं लसबेला रियासत के वाली की बेटी थी और फरहाद एक संगतराश था। शीरीं फरहाद का जो मज़ार है वो बलूचिस्तान के इलाके बेला से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो मतलब शीरीं फरहाद की कहानी के मुख्तलिफ़ वर्जन हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो इसके ज़राए हैं। जिस किसी ने भी ये शीरीं फरहाद की कहानी लिखी है उसने एक नई कहानी बयान की है और अपना जो ज़ाती ख्याल है वो उसमें शामिल किया है। यही सूरत नीला में है। नीला गांव में जैसे ही दाखिल हों तो सबसे पहले आपकी नज़र एक बुलंद शिकारे पर पड़ती है जो एक मंदिर का है। मैंने जो अब तक मंदिर देखे हैं उनमें ये बेहतरीन हालत में मैं इसे कह सकता हूँ। ऐसे ही लगता है कि ये मंदिर या तो मतलब क़याम पाकिस्तान से यानी तक़सीम हिंद से कुछ अरसा पहले बना है या इसे बहुत संभाल कर रखा गया है। इस वक्त भी ये एक चार दीवारी में क़ैद है। चारों तरफ इसके दरवाजे हैं, ताले लगे हुए हैं। ये दरवाज़ा भी बंद है, इसके साथ एक और दरवाज़ा है वो भी बंद है, और ये एक कोने में खड़ा हुआ है। किसी का खेत है, मेरा ख्याल है किसी की ज़ाती मिल्कियत है, उसने ताला लगाकर सिर्फ मंदिर को भी महफूज नहीं किया बल्कि अपने खेत को भी महफूज किया हुआ है। ये खारदार तार लगी हुई है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और खड़े होकर मैं आपको यहाँ से ये दिखा रहा हूँ। अगर ना होती तो मैं आपको करीब भी ले जाता, लेकिन नहीं पता कि ये ज़मीन किसकी मिल्कियत है और ताले किसने लगाए हैं, लिहाजा इसी पर कनाअत करें कि ये मंदिर है। ये नीला गांव का हाई स्कूल है, इस वक्त तो गवर्नमेंट हाई स्कूल कहलाता है, और ये इस स्कूल को ये एजाज़ हासिल है कि ये अंग्रेज़ दौर में बना था। यानी जब पाकिस्तान के कई इलाक़ों में प्राइमरी स्कूल भी मौजूद नहीं थे, ये स्कूल अंग्रेज़ों ने यहाँ बनवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि 1905 में बना, और कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले इस स्कूल को बनाया गया। इस वक्त तो माशाल्लाह इस पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, लेकिन इसकी तारीख़ जो है
वो खासी पुरानी है। नीला गांव के ऐन अक़ब में ये दरिया सवां बह रहा है और ये इस पहाड़ी टीले के चारों तरफ बहता है। तकरीबन ये इधर से आता है और फिर ये घूम कर पहाड़ी के ऊपर से और इस तरफ आ जाता है और फिर यहाँ से ये आगे निकलता है। ये वही अफसानवी पहाड़ी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि राजा नील जिसकी बेटी का नाम शीरी बताया जाता है, ये उसका महल था किसी ज़माने में। कहते हैं कि ये जो खंडरात बिखरे हुए हैं, ये जो मलबा पड़ा हुआ है, ये राजा नील के उसी महल के खंडरात हैं। हालांकि इसमें कंक्रीट जो है मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, कंक्रीट के पत्थर हैं जिनसे लगता है कि ये इतनी पुरानी इमारत नहीं हो सकती जितनी पुरानी इमारत इसको बताया जाता है। लेकिन बहरहाल यही वो खंडरात हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा नील का महल यहीं था और यहीं आकर फरहाद सो गया और मतलब दरिया ने इस पहाड़ी के गिर्द चक्कर काटने शुरू कर दिए। ये इधर से आपको दरिया नज़र आ रहा होगा और फिर ये घूम कर इस तरफ आ जाता है। ये एक मतलब पता नहीं क्या कोई शायद मीनार सा बनाया हुआ होगा, लेकिन इसके अंदर भी सरिये लगे हुए हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये भी बाद के किसी दौर की इमारत है। और ये जो सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक ज़माने में थाना होता था पुलिस का, अंग्रेज़ दौर की बनी हुई ये इमारत है। इसमें थाना था और बाद में फिर इसको पुलिस रेस्ट हाउस का दर्जा दे दिया गया और अब ये थाना दुल्ला मोटरवे की दूसरी तरफ है। यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर का फासला है। दुल्ला मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उसका नाम थाना नीला ही है। और अब इसमें पुलिस वाले तो नहीं है, रेस्ट हाउस में ना कोई पुलिस अफसर आराम फरमा रहा है, लेकिन कई एक गधे ज़रूर जो है वो बंधे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। अब अल्लाह जाने ये पुलिस वालों के गधे हैं या गांव वालों के गधे हैं, क्योंकि अब भी इसकी पेशानी पर ये एक गधा और तशरीफ़ ले आया है। मेरा ख्याल है ये भी पुलिस रेस्ट हाउस नीला में रेस्ट करने के लिए आया है। ये ऊपर जो है वो अब भी रेस्ट हाउस की जो है वो एक छोटी सी तख्ती बनी हुई है, लगी हुई है, उस पर साफ पढ़ा जा रहा है पुलिस रेस्ट हाउस नीला। अंदर की जो सूरत हाल है, 2 गधे ये खड़े हैं, एक जो है वो इनके पीछे चल रहा है। ये जनाब इसका मरकज़ी हॉल था, तो ये नीचे सारा गंदगी है। ये छत का एक मंज़र मैं आपको दिखा दूँ, ये एक और कमरा, फिर इसके पीछे ये कमरा है, इसमें आतिशदान भी बना हुआ है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैली हुई है। ये शायद उस ज़माने का बाथरूम हो क्योंकि इसके नीचे टाइल लगे हुए हैं। ये इसका अक़बी बरामदा है जो गोबर से अटा हुआ है। ये अगर ये पुलिस रेस्ट हाउस था भी या अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई इमारत थी भी, तो मेरा ख्याल है कि इसे महफूज कर लेना चाहिए था। ये फिर हम उसी कमरे में आ गए, मतलब उसके साथ वाले कमरे में। ये सामने एक अलमारी है, लगता ही है कि किसी ज़माने में यहाँ कपड़े वगैरह टांगे जाते थे। बिजली का कनेक्शन भी था, मुनक़ता किया जा चुका। इसमें भी एक आतिशदान बना हुआ है। पुलिस रेस्ट हाउस में गधे आराम फरमा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपको दिखा रहा हूँ। बहुत आज़ादाना तौर पर करीब इसलिए जाऊँगा, ऐसा ना हो कि गधे सबको दुरत्ती झाड़ लें, गुस्सा आ जाएगा जी मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ। तो ये जनाब रेस्ट हाउस का बैरूनी बरामदा, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये इधर भी एक कमरा बना हुआ है, शायद कोई किचन टाइप की चीज़ होगी, लेकिन अब इसमें भी सिवाय गोबर के और कुछ नहीं है। एक खिड़की है जो बाहर जंगल की तरफ खुलती है। ये नीला गांव का एक नज़ारा, यहाँ से पूरा गांव नज़र आता है और इसके गिर्द चक्कर काटता हुआ दरिया सवां उस कहानी को तक़वियत देता है जो यहाँ के लोग राजा नील और उसकी बेटी शीरी और उसके आशिक फरहाद से मंसूब करते हैं। यहाँ आने के लिए हमने 2-3-4 लोगों से पूछा, तो सब ने अच्छी खासी इंक्वायरियाँ फरमाई हमसे कि भाई क्यों, कब, कैसे, कहाँ, आप क्यों जा रहे हैं,
जब उन्हें बताया गया शीरीं फरहाद का, तो फिर कुछ लोग हंसे भी और कुछ लोगों ने मज़ीद तस्दीक की कि कहानी सच है। तो पाकिस्तान वाले या नीला वाले ईरान की शीरीं को और ईरान के फरहाद को उठाकर पाकिस्तान ले आए हैं। अब ये चकवाल की शीरीं और फरहाद नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के शीरीं फरहाद हैं। ये वो पहाड़ी है जिस पर मशहूर रोमानवी किरदारों शीरीं फरहाद की कब्रें मौजूद हैं। आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं। मुश्किल से कोई 40-50 फुट बुलंद होगी और आपको शीरीं फरहाद की कब्रें दिखाते हैं जो आपने आज तक नहीं देखी। ये वो 2 कब्रें हैं जिसके बारे में ये मशहूर है या ये कहा जाता है कि ये शीरीं फरहाद की कब्रें हैं। और न सिर्फ ये कि अब आप जो है वो इस गांव के किसी भी शख्स से पूछ लें कि जी शीरीं फरहाद कौन था, तो वो यही कहेगा कि वो नीला दुल्ला में ही पैदा हुए थे और नीला के रहने वाले थे। और जो है वो उनकी कब्रें यहाँ हैं। न सिर्फ ये कि कब्रें यहाँ हैं, बल्कि इन पर सालाना मेला भी लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं और कई रोज़ वो मेला जारी रहता है। नीला के लोगों का इसरार है कि अपना शीरीं फरहाद ईरान में पैदा नहीं हुए, बल्कि वो नीला में पैदा हुए और यही उनकी जाए पैदाइश और यही उनका की जाए वफ़ात है और यही उनकी कब्रें हैं। यानी यूँ कह लें कि फ़ारसी अदब की रोमानी दास्तान चकवाल में सिमट आई है और ये चकवाल के शीरीं फरहाद की कब्रें हैं जिनके बारे में हर शख्स पर यकीन है कि ईरानियों ने हमारी दास्तान को चुरा लिया है। चकवाल के शीरीं फरहाद एक कहानी या रवायत के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने ज़ाती तौर पर कुछ पढ़े लिखे लोगों से और ऐसे लोगों से जो चकवाल की तारीख़ पर रिसर्च करते हैं उनसे भी दरियाफ़्त किया कि क्या ये जो शीरीं फरहाद की कब्रें नीला में मौजूद हैं इनमें क्या हकीकत है। तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि ये सिवाय रवायत के और कुछ भी नहीं। शीरीं फरहाद का चकवाल से या नीला नामी इस गांव से कोई ताल्लुक़ न था न है, लेकिन कब्रें बहरहाल लोगों ने बना रखी हैं और लोगों का एतक़ाद है कि असल शीरीं फरहाद यही थे। मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात थी कि एक फ़ारसी अदब की ऐसी दास्तान जो सदियों पुरानी है वो हमारे पाकिस्तान में कैसे सिमट आई। मैं कुछ अर्सा पहले वादी सून गया तो वादी सून वालों ने एक दावा ये भी किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वादी सून में ही ज़मीन पर उतारा गया था। तो मुझे यहाँ इन कब्रों के सरहाने खड़े होकर वादी सून वालों की ये रवायत याद आ गई कि शीरीं फरहाद भी चकवाल के इलाके के रहने वाले थे। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानियों का बस नहीं चलता कि वो सारी दुनिया की तारीख़ को समेट कर अपने पास ले आएँ और अपने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो रख लें। हम वैसे तो तारीख़ के मुहाफ़िज़ नहीं हैं, लेकिन जो तारीख़ी किरदार हैं उनके दावेदार ज़रूर बनते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत शीरीं फरहाद की ये 2 कब्रें हैं जो चकवाल के इलाके नीला में मौजूद है। नीला दुल्ला का नाम आपने यकीनन सुना होगा जो लोग मोटरवे पर सफ़र करते हैं इस्लामाबाद लाहौर। जब इस्लामाबाद की तरफ से आएँ तो चक्री के बाद पहला इंटरचेंज नीला दुल्ला पड़ता है। ये 2 अलग अलग गांव हैं। दुल्ला जो है वो मोटरवे की बाएं तरफ है और नीला दाएं तरफ है। तो ये नीला गांव के अक़ब में दरियाए सवां के ऐन किनारे ये 2 कब्रें बनी हुई हैं और इन्हीं कब्रों को कहा जाता है शीरीं फरहाद की कब्रें। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूँ रुख़सत देने से पहले कि ये सिर्फ़ एक कहानी है, एक रिवायत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इन कब्रों में कौन दफन है नहीं जानता मैं, और मेरा ख़्याल है कि यहाँ इसी के रहने वाले लोग भी नहीं जानते कि इन कब्रों में दफन कौन है। लेकिन वो इन्हें शीरीं फरहाद की कब्रें कहते हैं, मानते हैं और हर साल इनकी याद में एक मेला भी मुनक़्क़द करते हैं जो कई रोज़ तक जारी रहता है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले होते हैं और बहुत सारे इनामात भी दिए जाते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि शीरीं फरहाद चकवाल के रहने वाले नहीं थे, बल्कि उनका ताल्लुक़ ईरान से था और ये सदियों पुरानी दास्तान है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।